तो गुजरात के आणंद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान शहजादे को पीएम बनाने के लिए उत्सुक। सुनीता केजरीवाल का गुजरात में रोड शो। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोटाद में सुनीता केजरीवाल ने किया रोड शो। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल की बैठक आज कर्नाटक के शिवमोगा में। दोनों नेताओं की बैठक में राहुल के चुनाव लड़ने पर होगा फैसला। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय। सोनिया के प्रतिनिधि केएल शर्मा ने कहा सारी तैयारियां उनके ही लिए। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी बर्खास्त। एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिया। आरोप अध्यक्ष के नियमों के खिलाफ अपॉइंट किया था। दिल्ली शराब घोटाले का मामला। ईडी सीबीआई मामलों में के कविता की जमानत पर 6 मई को आ सकता है फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा फिरोजाबाद लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 1950 में देश का संविधान देश को समर्पित किया तो संविधान बनाते समय उन्होंने एक बात का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही कारण देश के विभाजन का बना था। लेकिन आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से फिर से भारत के विभाजन की आधारशिला रखने की कुछ चेष्टा की है। वह कहता है कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण का एक हिस्सा काट करके हम मुसलमानों को दे देंगे, अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे। यानी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, ठीक उसके विपरीत कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, ये देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत कांग्रेस और सपा के लोग फिर से साजिश रचने लग गए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए थे। देश का सम्मान इन्होंने गिरवी रख दिया था। सीमाएं असुरक्षित थी, कभी भी कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुस जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, कहीं भी विस्फोट हो जाता था। विकास के कार्य ठप पड़े थे। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे नए भारत में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो कहीं जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई दे देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, मैं इसके पीछे नहीं हूं। देश की दमक है। बहनों और भाइयों, जब मजबूत हाथों में देश होता है ना तो दुश्मन दब करके रहता है। जब मजबूर हाथों में होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। आज तो थोड़ा भी अगर दुश्मन भारत की तरफ थप्पड़ मारने के लिए लपकता है, तब तक यहां से इतना जोरदार घूंसा जड़ा जाता है कि दुश्मन धराशायी हो चुका होता है। ये नया भारत है। नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना हटे आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। तो फिरोजाबाद से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर वो बड़ा हमला बोलते हुए भी नजर आए हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर अहम बातें लिखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आरक्षण हटाओ का मंत्र मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी, न मिलेगा आरक्षण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण छीन रही है। 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे। 2023 आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे हैं। निजीकरण देश के संसाधनों की लूट है। हम 30 लाख नौकरी देकर हर वर्ग को मजबूत करेंगे। और एक बार फिर से आपको फिरोजाबाद लेकर चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीरें। उसी नारे को तोते की तरह रट रहा है। और बहनों और भाइयों, जब देश पे संकट आता है, कोरोना का संकट आया था, तो राहुल जी देश छोड़ करके भाग गए थे। कहीं कोई आपदा आती है तो भी देश छोड़ करके चले जाते हैं, तब उनको भारत की चिंता नहीं होती है। और आज फिर चुनाव जैसे आते हैं, ये लोग फिर आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में पहली बार हो रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। कांग्रेस के समय में और सपा के समय में सेंधमारी होती थी योजनाओं में। आज तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। अब पैसा सीधे लखनऊ या दिल्ली से लाभार्थी के खाते में आता है। बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त कर लिए। और मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण अभी संकल्प पत्र में कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको भी एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये जितना काम मोदी जी ने किया है, क्या चेहरा देख करके दिया है क्या? न किसी की जाति पूछी गई, न किसी का मत पूछा गया, न किसी का मजहब पूछा गया। मोदी जी ने तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ पूरे देश के अंदर समान रूप से पूरे देश का विकास किया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, इस नए भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आप में से हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली, हर नौजवान के हाथ को कार्य, हर किसान को आत्मनिर्भर बनाना, हर हस्तशिल्पी को आत्मनिर्भर बनाना, हर बहन और बेटी को आत्मनिर्भर बनाना, हर व्यापारी के व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना, सुरक्षा का और भी बेहतर मॉडल प्रस्तुत कर देना। और यह कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है। और आवाज आप भी समझ रहे होंगे। मैं आपसे केवल पूछना चाहता हूं, जो सुरक्षा का ये वातावरण है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? दे पाते क्या? आज जो एक गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग बना पाते क्या? नहीं बना पाते ना। और इसीलिए पूरे देश के अंदर आवाज आई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या फिरोजाबाद भी सहमत है क्या? फिरोजाबाद और सिरसागंज भी सहमत है क्या? जोर से 2 दिनों हटा करके मुझे बताओ ना, पूरे यहां से आवाज जानी चाहिए। डर के मारे क्यों? अरे देखो, यहां तो आप देख रहे होंगे, अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा पे भी भेज दिया गया। चले गए ना? चले गए ना? अब मुझे बताओ, इस सपा बसपा के लोग क्या बात करते हैं? इनसे पूछना चाहिए, पहले इनसे पूछना चाहिए क्या होता था सपा की सरकार के समय, क्या होता था बसपा की सरकार के समय। ये वही लोग हैं
जब राजू पाल की हत्या हुई थी, बहनों और भाइयों, क्या राजू पाल किसी पिछड़ी जाति के परिवार का नहीं था क्या? और क्या उसको न्याय, उसके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए था क्या? कहां थे सपा बसपा के लोग तब? और मैं इसीलिए आपसे पूछने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, तो फिरोजाबाद से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुरुवार को चुनावी कैंपेन के लिए गुजरात पहुंची। यहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को इन लोगों ने जबरदस्ती जेल में डाल दिया है। लोग काफी समझदार हैं, साजिशन गिरफ्तारी का लोग जवाब वोट से देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 मई को कानपुर का दौरा है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर जारी हैं और मेडिकल कॉलेज के पीएमएसआई को बनाया गया है सेफ हाउस। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को टीम रहेगी तैनात। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर डॉक्टरों को ड्यूटी के बारे में ब्रीफ भी कर दिया गया है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहां पर तैनात रहेगी और ब्रीफ भी कर दिया गया है इन डॉक्टर्स को। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर तैयारियां जोरों पर लगातार जारी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मेडिकल कॉलेज के पीएमएसआई को सेफ हाउस बनाया गया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम यहां पर तैयार भी रहेगी और डॉक्टरों को ड्यूटी के बारे में भी ब्रीफ कर दिया गया है। 4 मई को प्रधानमंत्री मोदी का कानपुर का दौरा। मेडिकल कॉलेज के पीएमएसआई को बनाया गया सेफ हाउस। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी और पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सभी तैयारियां जोरों से यहां पर जारी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम की तैनाती यहां पर रहने वाली है और सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कानपुर नगर में 4 तारीख को है, जो एक रैली के रूप में होगा। तो उसके लिए सेफ हाउस की एक व्यवस्था करने के लिए हम लोगों को शासन के द्वारा दिशा निर्देश हैं। तो हम लोगों ने अपने पीएमएसआई बिल्डिंग में एक सेफ हॉस्पिटल का बनाया है और हम लोगों ने सभी डॉक्टरों की ड्यूटी उसमें लगा दी है और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। तो उसमें टीम में कितने डॉक्टर हैं, किस तरीके से? वो जितनी भी स्पेशलिटी हैं, हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसमें लगाया गया है और सब लोग अपना जो है पूरा आई कार्ड के साथ में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और अगली खबर आपको मुरादाबाद से बताते हैं, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है। योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अतीक अशरफ और मुख्तार की मौत पर बयान। अब अदालतें बंद करने की नौबत आ गई है। सरकार फैसला करने लगे तो अदालतों की जरूरत नहीं। ये लोकतंत्र के अंदर जायज है। लोकतंत्र होगा तो अदालतें भी मजबूत होंगी। यदि कोई बेकसूर होगा तो उसको छोड़ेंगे भी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर अदालतों को लेकर ये बड़ी बातें सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि सरकार फैसला करने लगे तो अदालतों की जरूरत नहीं है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई बेकसूर होगा तो उसको छोड़ेंगी भी अदालतें। ये बड़ी बातें सामने आई हैं मुरादाबाद से, जहां पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की ओर से अहम बातें कही गई। देखिए, इस वक्त अदालतें बंद करने की नौबत आ गई है। जब सरकारें ही फैसला करने लगी तो भी अदालतों की ज़रूरत क्या है? चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो या और कोई भी हो, अदालतें फैसला करें। उनका जुर्म साबित हो तो उनको फांसी लगा दें। लेकिन ये उल्टे तरीके से
किसी को जहर दे देना, किसी को पुलिस कस्टडी में गोलियों से सरेआम मरवा देना, क्या ये लोकतंत्र के अंदर जायज़ है? हम ये नहीं कह रहे कि अतीत या वो दूध के धुले हुए थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ होना चाहिए था, न कि सरकारी तंत्र से इंसाफ हो। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से खबर है जहां पर यूपी, आपको बता दें कि मेरठ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। युवती से रेप की घटना सामने आई है। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दिए जाने की बात भी कही गई और शादी का दबाव बनाने पर इनकार किया। एसएसपी से युवती ने शिकायत कर दी है और भावनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर मेरठ से खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर शादी का दबाव बनाने पर इनकार किया। एसएसपी से युवती ने पूरे मामले की शिकायत की है। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी युवती को मिली थी। भावनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मेरठ से खबर, युवती से रेप की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं। तो मेरठ से खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर भावनपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला अभी सामने आया, जहां पर एक युवती ने एसएसपी से शिकायत की है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर है जहां पर लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने की कवायद से पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की सुबह समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सुल्तानपुर से भीम निषाद अपने परिवार और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। भीम निषाद का आरोप है कि 14 मार्च को पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाया था और ऑफिशियल लिस्ट जारी की थी, लेकिन 14 अप्रैल को अचानक बिना किसी सूचना और सलाह मशवरा के पार्टी ने उनका टिकट काटकर रामभुवन निषाद को टिकट दे दिया। गुरुवार को भीम निषाद अखिलेश यादव से मिलने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं मिले। टिकट बंटवारे को लेकर के समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सुल्तानपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे भीम निषाद इस वक्त लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और धरना इस बात का कि जब अखिलेश यादव ने इनको पहली बार 14 मार्च को टिकट दिया गया था, ये सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से लगातार तैयारियां कर रहे थे, लेकिन एक महीने बाद 14 अप्रैल को इनका टिकट काट करके रामभुवन निषाद को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया और उसी बात की नाराजगी है और कई दिनों से इनकी वार्ता भी चल रही थी और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो भीम निषाद यहाँ पर आकर धरने पर बैठ गए हैं। जब टिकट भीम निषाद जी कट गया है तो नाराजगी अब किस बात की, क्योंकि काटा अखिलेश यादव ने? अरे हमारे नेता हैं, काटे हैं, लेकिन हमको संतुष्ट करें भाई। हमको हमारी पार्टी के मुखिया हैं, संतुष्ट उनको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं टिकट तो मांगा नहीं था कि मुझे लोकसभा लड़ना है। मैं तो हाथ खड़ा करता 2 साल पहले गोरखपुर के लिए कहे कि भीम लड़ जा गोरखपुर, और हमारे टांडा विधायक के सामने मैंने कहा मानी जी मैं नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा बाबा जी के गढ़ में मैं जाऊंगा, चुनाव हार जाऊंगा। अगर मैं बीजेपी से चलूँ आपके गढ़ में चुनाव लड़ने तो क्या आप जीतने देंगे? बोले तू बहुत चालू है। तो उसके बाद 2 साल बाद फिर एक दिन लालजी वर्मा जी के सामने मानी, कहे भीम सुल्तानपुर लड़ जाओ। मैंने कहा मानी जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। बोले लड़ जा तू सांसद बन जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो 2 लाख बोले, 2.25 लाख निषाद हैं, 2 लाख यादव हैं, 3.5 मुस्लिम हैं। तो उनके कहा अनुसार मैं गांव-गांव संगठन बनाया। तो मेरे भाई संगठन बनाया और पोस्टर और मतलब चुनाव 2 लाख की स्टिकर बनवाया हूँ। वहाँ सर्वे कह रहा है कि भुआल जी से अच्छे भीम हैं, जो चारों बेचारे थे हमारे विरोध में, आज वो हमको कह रहे हैं यार आप बहुत अच्छे हो, चुनाव जीत जाते। हम लोगों ने गलती कर दिया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। इसीलिए तो नाराजगी, तभी मैं बैठा हूँ धरने पे, ताकि मानी यादव से मुलाकात हुई आप आए? नहीं, ताकि मानी जी पता करें, मानी जी पता करें कि आखिर में कारण क्या है। पूछो लोगों से, पुनः हमको वापस करो। मैं पर्चा अच्छी तैयारी किया हूँ। तो ये सत्याग्रह कब तक चलेगा सपा मुख्यालय पर? यहाँ जब तक फैसला नहीं होगा तब तक चलेगा।
तब तक फैसला नहीं, जब तक इसका कुछ निवारण नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। तो ये है भीम निषाद, जो सुल्तानपुर जिले से, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से इनको टिकट दिया गया था, लेकिन इनका टिकट कटने के बाद ये सीधे नाराज हैं पार्टी के पदाधिकारियों से, आला कमान से, जिनका साफ तौर से कहना है कि भीम निषाद का टिकट काट करके राम भुआल निषाद को अगर टिकट दिया गया है तो राम भुआल निषाद की जो पैठ है सुल्तानपुर में वो अच्छी होगी, लेकिन इनका दावा यही है कि राम भुआल निषाद इनसे कमजोर हैं और अगर भीम निषाद को टिकट दिया जाता तो सुल्तानपुर सीट से वो जीत दर्ज कर सकते थे। ऐसे में पार्टी के अंदर रार है दोनों प्रत्याशियों के सुल्तानपुर के अंदर। अब अखिलेश यादव के आश्वासन के बाद ही ये रार खत्म होगी और तभी ये अपना धरना यहाँ से खत्म करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। और देश की बात में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी के बेटे सलिल द्विवेदी ने गुरुवार को बेनाझाबर में जनसंपर्क किया। इस दौरान सलिल द्विवेदी ने बुजुर्गों और महिलाओं से आशीर्वाद लेकर अपने पिता राजेश कुमार द्विवेदी के पक्ष में वोट मांगे। बेनाझाबर में जनसंपर्क के दौरान उन्हें अच्छा जनसमर्थन प्राप्त हुआ। महिलाओं और बुजुर्गों ने उनके पिता को वोट देने का वादा किया। वहीं के न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान सलिल द्विवेदी ने कहा कि उन्हें सभी जातियों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अगर उनके पिता चुनाव जीतते हैं तो वो क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करना, महंगाई को रोकना और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना उनका मुद्दा है। कल हमें दूरभाष पर सूचना मिली कि प्रीतम बर्मन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी उर्दुआ खुर्द पनागर थाना अंतर्गत का रहने वाला है, जिसने अज्ञात कारण से जहरीली वस्तु का सेवन किया है, जिसकी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। इसका पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ग्राम गुलैदा से चैन सिंह राजपूत का सूचना मिली थी कि इसने अपने बारी में खेत में फांसी लगा लिया है। उसकी भी मेडिकल कॉलेज से पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट मिलने पर उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी प्रारंभिक जांचों में क्या लग रहा है? इनका दोनों का भी पीएम रिपोर्ट मिल जाए, फिर उसमें हम देखेंगे। पारिवारिक लोगों ने तो कोई जानकारी ऐसी दी नहीं, दोनों ही परिवार के लोगों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे कोई मौत का कारण स्पष्ट हो सके। और सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के पुसौली में स्थित एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से एक 55 वर्षीय महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा कर दिया। निजी अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवारजनों को समझाया और लिखित तहरीर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजन शांत हुए। सर, एक हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल है श्रेया हॉस्पिटल, उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। क्या मामला है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जी, एक टेलीफोनिक मैसेज किसी के द्वारा आया है मेरे पास, लेकिन अभी तक जो है अगर उस क्लाइंट ने कोई एप्लीकेशन दे तो मैं उस पर जांच कराकर जो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूँगा।
अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पर दबंगों ने गांव में खूब आतंक मचाया। बताया जा रहा है कि एक परिवार के साथ रंजिश के चलते दबंगों ने हमला कर दिया। हमले में दबंगों ने महिला और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। 5 दिन पहले भी दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की थी और गंभीर हालत होने पर सभी को जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी की बेटी सलिल द्विवेदी ने गुरुवार को बेनाझाबर में जनसंपर्क किया। इस दौरान सलिल द्विवेदी ने बुजुर्गों और महिलाओं से आशीर्वाद लेकर अपने पिता राजेश कुमार द्विवेदी के पक्ष में वोट मांगे। बेनाझाबर में जनसंपर्क के दौरान उन्हें अच्छा जनसमर्थन प्राप्त हुआ। महिलाओं और बुजुर्गों ने उनके पिता को वोट देने का वादा किया। वहीं के न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान सलिल द्विवेदी ने कहा कि उन्हें सभी जातियों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अगर उनके पिता चुनाव जीतते हैं तो वो क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करना, महंगाई को रोकना और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना उनका मुख्य मुद्दा है। मैं सलिल द्विवेदी पुत्र राजेश कुमार द्विवेदी अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी बेटा हूं। मैं यहां बेनाझाबर रोड जनसंपर्क करने आया हुआ हूं। पब्लिक का फुल सपोर्ट मिल रहा है, मुझे हर जातिवाद का सपोर्ट मिल रहा है। मैं यही मनोकामना करता हूं ईश्वर से कि महंगाई बेरोजगारी को कृपया दूर किया जाए। महिलाएं पूरा समर्थन दे रही, महिलाएं पूरा समर्थन दे रही हैं। उनको युवा चाहिए, उनको चाहिए जो क्षेत्र में विकास करे, वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुद्दा बेरोजगारी है, मेन महंगाई बेरोजगारी हद पार करे हुए, शिक्षा है ही नहीं। लोग पढ़ भी रहे हैं, महंगाई इतना पैसा लग रहा है कि नहीं हो पा रही पढ़ाई। महंगाई मेन मुद्दा है मेरा सबसे ज्यादा। बेरोजगार घूम रहा है, सड़क पे उतर आया है, आत्महत्या कर रहा है, किसान भूखा मर रहा है। ये सब मुद्दों में लड़ाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बेमेतरा जिला मुख्यालय में बाइक रैली निकाली गई और रैली का आयोजन स्वीप कार्यक्रम के तहत किया गया। कलेक्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से यह जागरूकता बाइक रैली निकाली गई है। बाइक रैली के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से बाइक रैली का थीम मेरा वोट मेरा भविष्य निर्धारित किया गया और इसके माध्यम से आम जनमानस में मतदान के महत्व के बारे में संदेश दिया गया। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। बेमेतरा जिले में 7 मई को लोकसभा का मतदान जो है का संपन्न होना है। इसके लिए मैं सभी मतदाता साथियों से अपील करता हूं कि वे सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। उनका अपना अधिकार है कि अपने चुनिंदा जनप्रतिनिधि को वो चुन सके। जिले में बाइक रैली का आयोजन किया गया था। जैसा कि आपको पता है 7 मई 2024 को जिले में मतदान होना है और सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है वो मतदान का समय है। मेरा सभी जिले वासियों से आग्रह है कि 7 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक अपने निर्धारित मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। खबर है यमुनानगर से, जहां पर हैबतपुर के एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक चरणजीत के भाई सुखविंदर सिंह पर आरोप लगाया। पुलिस से मांग की है कि आरोपी सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया जाए। सुखविंदर हरियाणा पुलिस में है और थाना छप्पर में तैनात हैं। वह ड्यूटी सीएम फ्लाइंग में बताई जा रही है। मेरे जीजा जी थे चरणजीत जी, हैबतपुर के जी, उनकी मृत्यु हो गई।
उनके जो है ना बड़ा भाई है जी सुखविंदर जी, पुलिस में है, पुलिस की धमकी देते हैं हर टाइम, उसको हरासमेंट कराता थे। 2-3 केस भी कर रखे उन पे, उसके बच्चे का भी चलान करा रखा। और उसको उस परसों भी, कल भी वो उसी के वहाँ से आया था, परसों गया था उसके वहाँ, और उसके वहाँ से आया आते घर जाना उल्टे करने लग गया। उसने खड़ा के भेजा, क्या करके भेजा हमें नहीं पता। मेरे पति को 4 साल हो गए, उनको तलाक दे उसकी सपोर्ट में मेरी सास ससुर दोनों प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहे जी। मैंने उसकी मिट्टी डाल दी, जब तक तो उसकी मिट्टी उन्होंने कर रखी, पर ये बिल्कुल ही वो डेड कर दिया। जो मेरे को आज इंसाफ नहीं मिला जी, मेरे को कभी नहीं मिलेगा। चरण जी, ये सडोरा थाना के अंदर गांव है, बहुत पड़ता है, वहाँ के रहने वाला था। तो इसने कल कुछ नशीला पदार्थ खा लिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में जो इसके घर वालों ने कंप्लेंट दी थी, इनका आपसी कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, तो इन्होंने अपने भाई के ऊपर, मरने वाले का भाई है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, तो उसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। बाकी आगे जो भी चाहे कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी। अंबाला नारायणगंज रोड पर जटवाड़ गांव में बनी OASIS एथेनॉल इंडस्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। यहां बने एथेनॉल के 2 बड़े टैंकों में धमाके के साथ भयंकर आग लग गई और आग इस कदर भयंकर थी कि आग के लपटें कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रही थी। और इसके साथ ही बता दें कि सुबह लगभग 9 बजे से लगी हुई आग इस कदर भयंकर थी कि आग पर दोपहर 12 बजे तक भी दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां काबू नहीं पा सकी थी। 9:15 पे सूचना दी है। पंकज शर्मा जो है यहाँ पे फायर ऑफिसर है, उसने मेरे को सूचना दी भाई एथेनॉल के प्लांट में जो है इथेनॉल के टैंकों में आग लग गई है। तो हमने जो है 3 गाड़ियाँ अम्बाड़ा सिटी से, तो 2 गाड़ी नारायणगढ़ से और 3 गाड़ियाँ जो है अम्बाड़ा सदर से बुलाई हैं और 1 गाड़ी अलीपुर बरवाड़ा पंचकुला से बुलाई है। 2 घंटे से कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि फोम के टैंक ज़्यादा, ये जो इथेनॉल के टैंक हैं ये ऊंचे हैं काफ़ी, फोम प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहा है। धीरे धीरे जो है आसपास के टैंक भी बचाने हैं और ये आग भी बुझानी है, तो टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा अभी आग बुझाने में। आसपास भी कई टैंक हैं, वो भरे हुए हैं इथेनॉल से, खाली है, क्या जानकारी? देखो ये तो कंपनी वाले ही बता सकते हैं भर रहे हैं नहीं, हम तो मतलब जो फायर फाइटर हैं वो तो यही सोच रहे हैं अभी भरे हुए हैं, इथेनॉल होगा इनके अंदर। और अगली खबर है गुरदासपुर से, जहां पर कांग्रेस हाईकमान से टिकट मिलने के बाद पहली बार गुरदासपुर पहुंचे सुखविंदर सिंह रंधावा। गुरदासपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया है। सुखविंदर सिंह रंधावा के साथ सैकड़ों गाड़ियों से हजारों की संख्या में वर्कर मौजूद रहे। सुखविंदर सिंह ने गुरदासपुर विधायक बीरेंद्रमीत सिंह पहाड़ा के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि वीरेंद्र सिंह गुरदासपुर के विधायक मेरे साथ हैं तो वह मेरी जीत पक्की है। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ 7000 ਲੀਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 400 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ आया वो मैं ਇੱਥੇ ਆ। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री GRS की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने पर नाचे छात्र, अध्यापकों और स्कूल में जश्न का माहौल देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। शानदार परीक्षा परिणाम के लिए प्रधान नरेश अग्रवाल, उप प्रधान अरविंद लिक्की, सचिव रितेश गोयल, गृह सचिव रोहित गुप्ता, कोषाध्यक्ष सलिल गुप्ता, साहिल गुप्ता प्रबंधक कमेटी की ओर से विद्यार्थियों को दी गई बधाई। सभी छात्र प्रसन्न नजर आ रहे थे।
और सिवनी पेंच नेशनल पार्क में नाइट सफारी के दौरान एक बाघिन जुगनी और उसके 4 शावकों की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि इस तस्वीर को देखकर हर किसी का दिल खुश हो रहा है। 4 शावकों की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर पेंच नेशनल पार्क के खवासा बफर की है, जिसे पर्यटक ने बाघों की इस खूबसूरत तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया है और बाघों की ये तस्वीर एक दिन पूर्व की है जो तेजी से वायरल हो रही है। जबलपुर के पनागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम उरुदुआ के रहने वाले प्रीतम बर्मन द्वारा जहरीला पदार्थ खाया है, जिसकी मेडिकल हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। तो वही खबर ग्राम गुलेदा के रहने वाले चैन सिंह का शव खेत में पेड़ से लटकता मिला। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पनागढ़ अजय सिंह ने बताया कि मामले को विवेचना में लेकर जांच की जा रही है। कल हमें दूरभाष पर सूचना मिली कि प्रीतम बर्मन उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी उर्दुआ खुर्द पनागढ़ थाना अंतर्गत रहने वाला है, जिसने अज्ञात कारण से जहरीली वस्तु का सेवन किया है, जिसकी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई। इसका पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार ग्राम गुलेदा से चैन सिंह राजपूत का सूचना मिली थी कि इसने अपने बारी में खेत में फांसी लगा लिया है। उसकी भी मेडिकल कॉलेज से पीएम कराया गया। पीएम रिपोर्ट मिलने पर उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी प्रारंभिक जांचों में क्या लग रहा है? इनका दोनों का भी पीएम रिपोर्ट मिल जाए, फिर उसमें हम देखेंगे। पारिवारिक लोगों ने तो कोई जानकारी ऐसी दी नहीं, दोनों ही परिवार के लोगों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे कोई मौत का कारण स्पष्ट हो सके। रुद्रप्रयाग में मुख्य सचिव राधा ततोड़ी ने गुरुवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए और इसके लिए अतिरिक्त मजदूर एवं संसाधन इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। नहीं, आप देखिए ना, मेरी को अगर आप कह रहे हो कि कुछ करो, मुझे भी तो भानियावाला के संगतियावाला गांव निवासी मेजर प्रणय नेकी 36 साल की उम्र में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। बीते मंगलवार सुबह सेना मुख्यालय से प्रणय के परिजनों को सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य खराब होने के चलते वो शहीद हो गए हैं और बृहस्पतिवार की सुबह शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। खबर है नैनीताल से, जहां पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने डीएसए मैदान में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। नगर पालिका को डीएसए मैदान और कार पार्किंग में सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। आयुक्त ने अनुमति का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखने को कहा है। पहले की इसमें रिपेयर प्लास्टर कराओ, रिपेयर किया हुआ है, रिपेयर किया, रिपेयर मरम्मत की अनुमति लेके कोई नया स्ट्रक्चर बना दें
कोई नया इस्तेमाल कर दें वो गलत है। तो ऐसा एक मामला आया था जहाँ पे कि पूर्व में होटल था, होटल ही चलता था, होटल के ही कमरे थे, होटल की ही टॉयलेट थी और होटल की बुकिंग होती थी। अब वहाँ पे होटल ना होकर कुछ और बनाया जा रहा है जो कि गलत है और जो स्पिरिट है उसका ये एक तरह से उसके स्पिरिट में नहीं मिसयूज़ है। तो एक तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अन्य जगहों पे भी जहाँ पे ऐसी किसी अनुमति का व्यापक तौर पे मिसयूज़ हुआ है, आप जानते ही हैं कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे, न्यू कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रोक लगी हुई है, उसको भी चेक करने के मैंने निर्देश दिए हैं। ऐसा ना हो कि हम मरम्मत तो ले रहे हैं खाली प्लस्तर रिपेयर करने की और 10 कमरे बना दे रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। उसको चेक करने के लिए कहा गया। पार्किंग को लेके मुझे बताया गया कि आप उसे पार्किंग के बीच में बनाएंगे जो कि चारों ओर से कार से घिरा हुआ होगा। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गुजरात समाज समिति और महाराष्ट्र समाज कल्याण समिति के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों ही प्रांतों के कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की इस अनूठी पहल को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस अभियान से देश की एकता और अखंडता को बल मिला है, तो वहीं देशवासियों को विभिन्न प्रांतों की भाषा, वेशभूषा, कला, संस्कृति और रीति रिवाज को जानने का मौका मिला। राज्यपाल ने कहा कि हमारे हर एक राज्य की विशिष्ट पहचान है, हर एक राज्य की अलग भाषा, विविधतापूर्ण कला और संस्कृति है। ये विविधता ही भारत की ताकत है। खबर है देहरादून से, जहां पर पुलिस लाइन देहरादून में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और कार्यक्रम में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी धाराओं में किए गए संशोधनों और मौजूदा नई धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नए कानूनों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर बिना किसी शंका के उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर सके। गर्मियों का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन शहरवासियों के गले सूखने लगे हैं। शहर में कई क्षेत्रों में पानी की परेशानियां होने लगी हैं। शहरवासियों की इसी समस्या को उठाने के लिए कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत घिस्माना, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने आमजन के साथ मिलकर उत्तराखंड जल संस्थान का घेराव किया है। इस दौरान मुख्य प्रबंधक जल संस्थान को शहर में हो रही पानी की समस्या से अवगत कराया। वहीं मुख्य प्रबंधक जल संस्थान नीलिमा गर्ग ने आमजन की समस्या को सुना है। अधिकारियों को इससे जल्द समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल जिले में बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैनीताल जिले में 2023-24 और 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल 541 करोड़ का टारगेट रखा गया था। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है।
तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। चोरी का आपने प्रश्न किया तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के हमने लगभग 293 मामले पकड़े थे, जिनमें 33 मामले गंभीर प्रकृति के थे, जिनके विरुद्ध हमने संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई है। इन 293 मामलों में 44 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण हमने किया था और उसके अगेंस्ट 31 मार्च तक हम लोगों ने 29 लाख रुपए की लगभग वसूली कर ली। शेष जो वसूली हेतु लंबित मामले हैं वो न्यायालय में वर्तमान में गतिमान है और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनमें अग्रेतर कार्रवाई की जाए। गर्मियों के साथ साथ गर्मी हल्द्वानी शहर की फिजा में इन दिनों गुलमोहर के फूलों की बहार है। शहर में जगह जगह पर गुलमोहर के फूल खिल चुके हैं। खास बात तो यह है कि हल्द्वानी शहर के बीचों बीच नैनीताल रोड पर गुलमोहर के सबसे अधिक पेड़ हैं, जो सड़क के दोनों ओर खिले हुए हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और यही नहीं, गर्मी के मौसम में गुलमोहर के पेड़ और उसके फूल लोगों को ठंडक के साथ साथ हवा में महक की खुशबू भी दे रहे हैं। शहर में जगह जगह समाजसेवी संस्थाओं और आपको बता दें कि वन विभाग के सहयोग से गुलमोहर के पेड़ लगाए गए हैं, जो इन दिनों खिले हुए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बद्रीनाथ पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने और पुनर्निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वो पर्यटन विभाग के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलवे, पर्यटन सचिव सचिन कुरवे और DGP अभिनय कुमार के साथ हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ पहुंची हैं। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी ने नगर में अवैध तरीके से संचालित हो रहे होटलों में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान नगरपालिका, विद्युत विभाग, जल संस्थान सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि पर्यटन सीजन के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे होम स्टे और होटलों में एक संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक होटल को सील किया गया। उन्होंने कहा कि सील किए गए होटल न तो रजिस्टर्ड था, न ही होटल में लगे CCTV कैमरे चालू हालत में थे। देखिए, पर्यटन सीजन को दृष्टि रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जो है आज एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें मैं स्वयं और हमारे EO नगरपालिका परिषद, पर्यटन विभाग के अधिकारी, जलस्थान और हाइडिल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस, सभी विभाग की टीम द्वारा ज्वाइंट रूप से छापेमारी की गई थी। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक होटल को निरीक्षण किया था। उस होटल के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये पाया गया उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। उसके बाद जो CCTV कैमरे भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन के अलावा जो वहाँ पर टैरिफ कार्ड्स होते हैं, टैरिफ होता है, वो भी वहाँ मेंशन नहीं था और काफ़ी सारी अनियमितताएं हमको वहाँ पर नजर आई। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।